दोस्तों, वैसे भारत में रहकर हमें पॉलिटिकल स्कैंडल्स के बारे में सुनना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जापान यहाँ पर भी हमसे बाजी मार ले गया है, क्योंकि वहाँ पर हर 10 साल में कोई ना कोई बड़ा नाम सामने आ ही जाता है। और ज्यादातर ऐसे स्कैंडल्स में छोटे मोटे नेताओं के नहीं, बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम आना बहुत ही आम बात है। ऐसा ही एक स्कैंडल था रिक्रूट स्कैंडल। शायद आप रिक्रूट कंपनी का नाम जानते भी होंगे और आपको इंडीड का नाम पता होगा, जो इस वक्त भारत में जॉब्स ढूंढने के लिए टॉप वेबसाइट्स में से एक है। इंडीड भी रिक्रूट ग्रुप के अंडर ही आती है, इसलिए ये स्कैंडल भारत के लिए भी आम था। तो क्या है ये स्कैंडल और ऐसा क्या आया था सामने, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1980 के स्कैंडल से सिर्फ 4 साल पहले ही 1976 में भी जापान में एक स्कैंडल सामने आया था। ये स्कैंडल अमेरिकन कंपनी लॉकहेड मार्टिन से जुड़ा था, जिन्होंने जापान में अपने एयरक्राफ्ट्स को बेचने के लिए कई लोगों को रिश्वत खिलाई थी। और इसमें सबसे बड़ा नाम था जापान के इस वक्त के प्रधानमंत्री तानाकाका, जिन्हें इसके बाद रिजाइन करना पड़ा था। अब चलते हैं रिक्रूट स्कैंडल पर। जापान में उस वक्त कंपनीज डायरेक्टली कॉलेज के बच्चों को हायर नहीं कर सकती थी, इसलिए रिक्रूट ग्रुप ने रिक्रूट नाम से एक मैगजीन लॉन्च की थी, जो कि सभी जॉब्स को लिस्ट करती थी ताकि बच्चे उसमें अप्लाई कर सकें। जापान के 80% जॉब मार्केट पर इस मैगजीन का कब्जा था और इसके लिए वो 2 स्ट्रेटजीज अपनाते थे, जिसमें से पहली थी जापान की पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े अमाउंट में फंड करना और दूसरी थी वहां के लेबर मिनिस्टर को घूस खिलाकर अपनी तरफ करने की। इसके कारण उन्होंने जल्द ही इतनी ग्रोथ कर ली कि उन्होंने एक और कंपनी बना ली, रिक्रूट कॉस्मोस, जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस देखती थी। कॉस्मोस की ग्रोथ के लिए उन्हें रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग्स बनानी थी और 1985 तक ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि ये नॉर्वे से दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर बन गई थी। 1983 से 1988 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 4,250 करोड़ से 8 गुना बढ़कर 35,000 करोड़ येन तक पहुंच गया था और इस वक्त ये अपनी पेरेंट कंपनी से भी ज्यादा पैसा कमा रही थी, जिनका रेवेन्यू इस बीच 25.9 हजार करोड़ येन था। अब आप जानते ही हैं कि रियल एस्टेट के धंधे में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी और करप्शन देखा जाता है और इसे मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यही वजह थी कि 1980 के दशक में इस कंपनी ने जापान की पॉलिटिकल और बिजनेस क्लास को घूस देने का काम शुरू किया। 1984 में इन्होंने अपने 12 लाख प्राइवेट शेयर्स को 76 लोगों को बेच दिया। इन शेयर्स को $9 पर शेयर के दाम पर बेचा गया था, जो 2 साल बाद में 4 गुना बढ़कर $36 तक के रेट पर पहुंच गए थे। इससे पहले उन्होंने कुछ बिजनेस और पॉलिटिकल एलिट्स को 17 लाख शेयर गिफ्ट भी दिए थे और कई लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन देने जैसे काम भी लिए गए थे। इन लोगों में से सबसे बड़ा नाम था नोबुरू टाकेशिटाका, जो उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री थे और उन्हें 25 से 29 हजार शेयर्स दिए गए थे। इसके अलावा एक पावरफुल डिप्यूटी मिनिस्टर को 10,000 शेयर्स और एक फॉर्मर वाइस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को 3,000 शेयर्स दिए गए थे और ये शेयर्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को दिए गए थे, ना कि सिर्फ सत्ता में काबिज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को। इन शेयर्स को जल्द ही बेच दिया गया था और इससे कुल $2.1 करोड़ या कहें 168 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया गया था। अब सवाल ये है कि इससे रिक्रूट कॉस्मोस को क्या मिला। रिक्रूट ने 7,000 शेयर उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को दिए थे, जिसके बदले में उन्होंने एक जंगल को प्रोटेक्टेड वुडलैंड्स की लिस्ट से हटा दिया, जिसका मतलब था कि अब वहां कंस्ट्रक्शन की जा सकती थी। इसके अलावा जापान की निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन यानी एनटीटी के चेयरमैन को भी कुछ शेयर्स मिले थे, जिस कारण उन्होंने रिक्रूट को सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और ऐसे ही कुछ और भी फायदे। ये स्कैंडल बहुत ही अजीब ढंग से सामने आया था जब 1988 में असाही शिंबुन नाम के न्यूज़पेपर के कुछ रिपोर्टर्स को एक बहुत छोटी सी स्टोरी कवर करने के लिए भेजा गया था। तब उन्होंने देखा कि कावासाकी शहर के डिप्यूटी मेयर ने रिक्रूट को एक 20 मंजिल इमारत बनाने के लिए एक स्पेशल परमिट दिया है। मेयर को इसके बदले 10 करोड़ येन के शेयर्स दिए गए थे। इस स्टोरी को छुपाने से न्यूज़पेपर के एडिटर ने अपने रिपोर्टर्स को रोक दिया, जबकि इस न्यूज़पेपर को हमेशा सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता था। बाद में इस एडिटर के लिंक भी रिक्रूट से सामने आए, पर बात अब बाहर आ चुकी थी और जापान की कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर शिंबुन अखाता में इस खबर को जगह मिली और जापान की सरकार हिल गई
उन्होंने 76 लोगों के नाम पब्लिश कर दिए जिन्हें शेयर्स दिए गए थे और इनमें से कुछ ने तो अगले ही दिन रिजाइन कर दिया। ऑपोजिशन पार्टीज ने भी पार्लियामेंट में हंगामा शुरू कर दिया और इसे रोकने के लिए रिक्रूट कॉस्मोस के सीनियर डायरेक्टर हिरोशी मात्सुबुरा ऑपोजिशन पार्टी लीडर यानुसुके नारासाकी के घर पहुंचे और उन्हें 50 लाख से 1 करोड़ येन की रिश्वत देने के लिए एक चॉकलेट बॉक्स में नोट भरकर लाए गए। इस पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लिया गया और अब तो लोगों के अंदर भी गुस्सा बढ़ चुका था। इस स्कैंडल की टाइमिंग बहुत ही गलत थी क्योंकि देश में बढ़ते लॉसेस के कारण सरकार इसी वक्त जनता पर 3% कंजप्शन टैक्स बढ़ाने वाली थी और इसके लिए एक बिल भी लाया जाना था। अब ऑपोजिशन ने ये डिमांड शुरू कर दी कि जब तक सरकार इस स्कैंडल के बारे में कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक वो पार्लियामेंट को ही बॉयकॉट कर देंगे। वैसे तो सरकार के पास बहुमत थी और ये बिल अगर ऑपोजिशन के बिना पास करते तो जनता और भड़क जाती और इसलिए सरकार ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दे दी और ये बिल भी पास हो गया। बढ़े हुए टैक्सेस और इस स्कैंडल के कारण जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मीडिया भी अब सरकार के खिलाफ हो गई थी और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि इस केस में वकील बने युसुके योशिनागा, जिन्होंने कई साल पहले उस लॉकहेड स्कैंडल वाले मामले में भी केस लड़ा था। पुलिस से कोई मदद न मिलने के बावजूद भी युसुके ने इस केस को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने सबसे पहले लोअर रैंक अधिकारियों को इंटरव्यू करना शुरू किया ताकि उनसे कुछ अहम बातें बाहर निकलवाई जा सकें। जब इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तब उन्होंने बड़े प्लेयर्स की गर्दन पकड़ी। सबसे पहले बड़े प्लेयर के रूप में फाइनेंस मिनिस्टर किची मियाजावा का नाम सामने आया, जिन्हें 10,000 शेयर्स दिए थे और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने ये शेयर्स अपने ही नाम पर ले लिए थे, जिस वजह से उन्हें पकड़ना आसान रहा और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम एनटीटी के चेयरमैन शिंटो का था, जिन्होंने अपने असिस्टेंट के नाम पर ये शेयर्स लिए थे, लेकिन शेयर्स से होने वाले प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। शिंटो की गिरफ्तारी 1979 में हो गई। इसके बाद केस की रफ्तार और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1979 के साल में जल्द ही प्राइम मिनिस्टर ताकेशीटा की पॉपुलैरिटी घटती रही और पोल्स में उनके नंबर पहले 30% से घटे, फिर अप्रैल में 3.9% ही रह गए। इसके बाद उनकी पार्टी एलडीपी ने अलग अलग जगहों से इलेक्शन हारना शुरू कर दिया। जनता अब सब समझ चुकी है। अब तो बिजनेस सेक्टर भी पीएम के रेजिग्नेशन की मांग करने लगा था। इस स्कैंडल में सामने आया था कि उस पूरे स्कैंडल से प्रधानमंत्री को पर्सनली 8.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पहले तो उन्होंने इन चार्जेस को डिनाई कर लिया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब अप्रैल में उन्होंने न सिर्फ अपनी पोस्ट से रिजाइन करके सरकार को भंग करा बल्कि अपना जुर्म भी कबूल किया। इसके अगले दिन ताकेशीटा के 30 साल से करीबी रहे दोस्त और सीनियर एडी लही आओकी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये सामने आया था कि इस डील की सारी नेगोशिएशंस उन्होंने ही की थी। इसके बाद भी जापान में पॉलिटिक्स के हाल कुछ सुधरे नहीं। ताकेशीटा के जाने के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में सोसुके ऊनो को लाया गया, जिन्हें पार्टी में मिस्टर क्लीन कहा जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी और 2 ही महीने के अंदर अंदर ही उन्हें पीएम पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। इस पूरे स्कैंडल के बावजूद भी आज रिक्रूट ग्रुप एक्टिव है और प्रॉफिट कमा रहा है। आज इस $multi-billion कंपनी के पास इंडीड और ग्लासडोर जैसी कंपनीज हैं और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इस स्कैंडल से जुड़ी एक भी खबर आपको वहां नहीं दिखाई देगी। इसके बाद भी वहां पर पॉलिटिकल स्कैंडल्स नहीं रुके। 2 प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद 1991, 1993, 1997, 1998 और आगे के कई सालों में भी बड़े बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल सामने आए। आज भी जापान में एलडीपी पार्टी ही सत्ता में है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो ये थी जापान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्कैंडल की कहानी। क्या इस कहानी को देखकर ये कहा जा सकता है कि देश कोई भी हो, करप्शन के मेथड्स हमेशा सेम ही रहते हैं? क्या आप कांग्रेस सरकार के कोल स्कैंडल के बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।